पिछले भाग में मार्टी ने पास्ट में अपने पिता जॉर्ज के अंदर बहादुरी जगाकर उनकी तकदीर बदल दी थी, जिससे प्रेजेंट में मार्टी की फैमिली काफी अमीर हो गई थी और मार्टी जेनिफर के साथ शादी करने के सपने सजाने लगा था। लेकिन फिर डॉक्टर एमेट ब्राउन फ्यूचर से मार्टी के पास लौटे और मार्टी और जेनिफर को अपने साथ फ्यूचर में ले गए, क्योंकि फ्यूचर में एक बड़ी गड़बड़ी हो गई थी और इस बार मामला मार्टी के बच्चों का था। और अब आगे डॉक्टर की टाइम मशीन कार अब फ्लाइंग कार में तब्दील हो चुकी थी। उन्होंने फ्यूचर में जाने के लिए जैसे ही उड़ान भरी तो बिफ की नजर फ्लाइंग कार पर पड़ गई। उस कार को हवा में गायब होता देख बिफ का मुंह खुला का खुला ही रह गया। इसी के साथ डॉक्टर मार्टी और जेनिफर के साथ 30 साल आगे फ्यूचर में आ गया। समय था 21 अक्टूबर सन 2015। फ्यूचर में टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी थी। अब गाड़ियां सड़कों में चलने के बजाय हवा में सैर करती थी। फ्यूचर में आकर जेनिफर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वो अपने फ्यूचर को लेकर डॉक्टर से सवाल पे सवाल करने लगी, पर डॉक्टर ने उसे एक स्लीपिंग डिवाइस की मदद से सुला दिया ताकि जेनिफर एक्साइटमेंट में कोई गड़बड़ी न कर दे। इसी के साथ डॉक्टर ने अपनी कार एक गली में लैंड की और सबसे पहले जाकर मार्टी के फ्यूचर सन को लोकेट किया। मार्टी का फ्यूचर सन बिल्कुल उसकी कार्बन कॉपी था। इसके बाद डॉक्टर वापस मार्टी के पास लौटा और उसे उसके फ्यूचर सन के जैसे कपड़े पहना दिए। फिर डॉक्टर ने कहा, मार्टी मेरी बात ध्यान से सुनो, हम यहाँ तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को बचाने आए हैं। तुम्हें बस कुछ देर के लिए अपने फ्यूचर सन की जगह लेनी है। फिर तुम्हें कैफे 80s नाम के एक कैफे में जाना है, जहाँ ग्रिफ नाम का एक बंदा तुम्हारे पास आएगा। वो तुम्हें अपने एक प्लान में शामिल होने के लिए पूछेगा, पर तुम्हें किसी भी हाल में ना कहना है। समझ गए तुम? इस पर मार्टी ने पूछा, पर डॉक्टर आखिर माजरा क्या है? इस पर डॉक्टर ने मार्टी को एक दिन आगे का न्यूज़पेपर दिखाया और बताया, मार्टी, ग्रिफ और उसकी पलटन तुम्हारे फ्यूचर सन को आज रात एक चोरी में फंसा देंगे, जिससे उसे 15 साल की जेल हो जाएगी। फिर एक हफ्ते बाद तुम्हारी फ्यूचर डॉटर तुम्हारे फ्यूचर सन को जेल से भगाने की प्लानिंग करेगी और वो भी 20 साल के लिए अंदर हो जाएगी। इस तरह तुम्हारी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर आज तुम अपने फ्यूचर सन को ग्रिफ के साथ जाने से रोक दो तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य अच्छा हो सकता है। डॉक्टर ने आगे कहा, मार्टी जल्दी करो, ग्रिफ के कैफे में आने का वक्त हो चुका है। मैं तुम्हारे फ्यूचर सन को अपनी स्लीपिंग डिवाइस से सुला देता हूँ, तब तक तुम अपना काम करके मुझे यहीं मिलना। इसके बाद डॉक्टर और मार्टी जेनिफर को वहीं एक कोने में सुलाकर अपने अपने मिशन पर निकल गए। मार्टी फ्यूचर की उस दुनिया को देख हैरान था। टेक्नोलॉजी ने शहर के लोगों की जिंदगी आसान बना दी थी। हालांकि वो क्लॉक टावर जिस पर बिजली गिरी थी वो अब भी जैसे का तैसा था। इसी के साथ मार्टी कैफे 80s में जा पहुंचा। वहीं मार्टी की मुलाकात एक बार फिर बिफ से हुई, जो अब बूढ़ा हो चुका था। बिफ मार्टी को मार्टी का फ्यूचर सन यानी कि मार्टी जूनियर समझ रहा था। वो मार्टी के पास आया और उससे कहने लगा, तो मार्टी जूनियर है ना? तेरा बाप एक नंबर का लूजर है और तू भी अपने बाप पर ही गया है। इस पर मार्टी ने उसे जवाब दिया, अब मेरे डैड जॉर्ज कोई लूजर नहीं रहे। ये सुनकर बिफ ने कहा, मैं जॉर्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तेरे बाप मार्टी सीनियर की बात कर रहा हूँ। तू भी उसकी ही तरह बिल्कुल घोंचू है। ये कहकर बिफ मार्टी पर हंसने लगा, लेकिन मार्टी को ये जानकर अफसोस होने लगा कि वो फ्यूचर में एक लूजर बन गया है। इतने में ही ग्रिफ अपनी पलटन के साथ वहां आ धमका। ग्रिफ बिफ का ही बेटा था, पर वो गुंडागर्दी में बिफ से भी एक कदम आगे था। यहाँ तक कि वो बिफ को भी डरा धमका कर रखता था। ग्रिफ को देखते ही बिफ उसकी गाड़ी साफ करने चला गया। इसके बाद ग्रिफ ने मार्टी को जूनियर मार्टी समझकर कहा, ओए मार्टी, तू यहाँ से कहीं जाना मत, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर ग्रिफ बाहर चला गया। इसी दौरान मार्टी को कैफे में एक आर्केड गेम दिखाई दिया। मार्टी वहां जाकर गेम खेलने लगा। तभी मार्टी ने देखा कि जूनियर मार्टी भी वहां आ टपका था। दरअसल डॉक्टर जूनियर मार्टी को अपने स्लीपिंग डिवाइस से सुलाने में नाकाम हो गए थे, जिससे अब मार्टी की मुसीबत बढ़ने वाली थी। उसे देख मार्टी काउंटर के पीछे छुप गया। इतने में ही ग्रिफ अंदर आया और जूनियर मार्टी से बोला, ओए जूनियर मार्टी, तूने हमारे आज रात के प्लान के बारे में क्या सोचा? तू हमारे साथ आएगा या नहीं? असल में जूनियर मार्टी बहुत ज्यादा डरपोक था। उसने डरते हुए ग्रिफ से कहा कि वो इसके बारे में अपने डैड से पूछकर बताएगा। बस इतना सुनते ही ग्रिफ ने जूनियर मार्टी को पीटना शुरू कर दिया। उसने जूनियर मार्टी को पीटकर काउंटर के उस पार फेंक दिया जहां मार्टी छुपा हुआ था। ग्रिफ की मार से जूनियर मार्टी ग्रिफ के साथ चोरी में शामिल होने को तैयार हो गया था, लेकिन ग्रिफ को जवाब देने से पहले ही वो बेहोश हो गया। मार्टी के लिए ये सही मौका था। वो जूनियर मार्टी की जगह लेकर ग्रिफ के सामने आ गया और उससे कहा, ग्रिफ, मुझे तेरे प्लान में शामिल नहीं होना है। ये कहकर मार्टी वहां से जाने लगा, पर तभी ग्रिफ ने मार्टी को डरपोक चिकन कहकर उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। उसे सुनकर मार्टी गुस्से में आ गया
और ग्रिफ को उसकी टांगों के बीच मारकर वहां से भागने लगा, पर ग्रिफ की पलटन उसके पीछे लग गई। मार्टी एक बच्ची से उसका हॉवर बोर्ड लेकर ग्रिफ की पलटन से भागने लगा, पर उन्हें चकमा देने के चक्कर में वो हॉवर बोर्ड लेकर तालाब के ऊपर आ गया। लेकिन बदकिस्मती से वो एक साधारण हॉवर बोर्ड थी जो पानी में आगे नहीं बढ़ सकती थी। इतने में ही ग्रिफ गुस्से में वहां आया। उसने अपनी पानी में चलने वाली हॉवर बोर्ड निकाली और अपनी पलटन के साथ तेजी से मार्टी की ओर बढ़ने लगा। लेकिन मार्टी को मारने के लिए ग्रिफ ने जैसे ही बैट घुमाया, मार्टी फौरन पानी में कूद गया, जिससे ग्रिफ और उसके दोस्तों का बैलेंस बिगड़ा और वे सीधा सामने मौजूद कोर्ट हाउस की बिल्डिंग का कांच तोड़ते हुए उसके अंदर जा घुसे। मार्टी बाल बाल बच गया। इसके बाद मार्टी वापस लौटने लगा। इसी दौरान मार्टी ने देखा कि वहां एक बड़ी स्क्रीन पर एक न्यूज चल रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि आज के बेसबॉल फाइनल मैच में शिकागो टीम ने मियामी को हराकर वर्ल्ड सीरीज जीत ली है। वो मैच देखकर मार्टी के बगल में खड़ा एक आदमी ये कहकर अफसोस करने लगा कि वो मियामी पर बैट लगाकर हार गया। उसने कहा, काश अगर मुझे पहले पता होता कि शिकागो टीम जीतने वाली है तो मैं उस पर पैसे लगाता। बस इतना सुनते ही मार्टी के दिमाग में एक आइडिया आया। वो फौरन एक बुक स्टोर में गया और वहां से एक स्पोर्ट्स बुक खरीद ली, जिसमें सन 1950 से लेकर सन 2000 तक सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स के विनर्स की जानकारी थी। इतने में ही डॉक्टर अपनी कार लेकर मार्टी के पास आ गया। इसी दौरान ओल्ड बिफ भी कैफे से बाहर निकला। डॉक्टर की कार ओल्ड बिफ को जानी पहचानी लग रही थी, क्योंकि उसने 30 साल पहले भी वो कार देखी थी, उस वक्त जब डॉक्टर मार्टी और जेनिफर को लेकर फ्यूचर में जा रहा था। इतने में ही मार्टी का फ्यूचर सन, जो कैफे में बेहोश पड़ा था, वो कैफे से बाहर आया। उसे देख ओल्ड बिफ के होश उड़ गए, क्योंकि वो एक ही समय पर मार्टी और जूनियर मार्टी दोनों को देख रहा था। ओल्ड बिफ समझ गया कि दाल में जरूर कुछ काला है। इसी दौरान डॉक्टर और मार्टी ने देखा कि पुलिस ग्रिफ और उसकी पलटन को गिरफ्तार करके ले जा रही थी। उसे देख मार्टी ने कल का अखबार निकाला। उसमें अब खबर बदल चुकी थी। अब मार्टी के फ्यूचर सन की जगह ग्रिफ को कोर्ट रूम में तबाही मचाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी कि डॉक्टर और मार्टी अपने मिशन में कामयाब हो गए थे, क्योंकि ग्रिफ अगर जेल में रहेगा तो वो जबरदस्ती जूनियर मार्टी को अपने साथ चोरी में शामिल नहीं कर पाएगा, जिस वजह से जूनियर मार्टी को जेल भी नहीं होगी और मार्टी की आने वाली पीढ़ी बर्बाद होने से बच जाएगी। मिशन पूरा होने के बाद डॉक्टर और मार्टी खुशी खुशी अपने समय में लौटने लगे, पर उससे पहले वो जेनिफर को लेने गए। लेकिन जेनिफर 2 लेडी पुलिस ऑफिसर्स की नजर में आ गई थी। उन्होंने जेनिफर के फिंगरप्रिंट से उसकी आईडी निकाल ली। हालांकि उन्हें फ्यूचर वाली जेनिफर की आईडी मिली थी, जिसमें फ्यूचर वाले मार्टी के घर का एड्रेस था, क्योंकि जेनिफर मार्टी की फ्यूचर वाइफ थी। पुलिस को लगा कि जेनिफर वहां नशे में धुत पड़ी है, इसलिए वो जेनिफर को उठाकर उसके घर छोड़ने जाने लगे। ये देख डॉक्टर की चिंता बढ़ गई, क्योंकि फ्यूचर वाले ओल्ड मार्टी के घर पर ओल्ड जेनिफर भी होगी। डॉक्टर को डर था कि अगर जेनिफर ने अपने फ्यूचर वाले रूप को देख लिया तो उसे गहरा सदमा लग सकता है, इसलिए उन्हें किसी भी तरह जेनिफर को फ्यूचर जेनिफर से मिलने से रोकना था। पुलिस के जेनिफर को ले जाते ही डॉक्टर और मार्टी भी उनके पीछे जाने लगे, पर उसी वक्त डॉक्टर ने मार्टी के हाथ में वो स्पोर्ट्स बुक देख लिया। डॉक्टर ने मार्टी से पूछा कि वो उस किताब का क्या करने वाला है। इस पर मार्टी ने कहा, डॉक्टर, इस किताब में अब तक हुए सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स के रिजल्ट्स हैं। अगर ये किताब मैं अपने साथ ले जाऊं तो मुझे पता होगा कि आगे होने वाले किस खेल में कौन सी टीम जीतने वाली है। फिर मैं उस टीम पर बेट लगाकर ढेर सारे पैसे कमाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा। ये सुनकर डॉक्टर ने कहा, मार्टी, मैं यहाँ तुम्हारा फ्यूचर बचाने आया हूँ, तुम्हें अमीर बनाने नहीं। तुम किसी भी हाल में अपने फ्यूचर से छेड़छाड़ नहीं करोगे। ये कहकर डॉक्टर ने वो किताब कचरे के डिब्बे में फेंक दी। फिर डॉक्टर और मार्टी जेनिफर के पीछे चल दिए, लेकिन वे दोनों इस बात से बेखबर थे कि वहां छुपे ओल्ड बिफ ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। ओल्ड बिफ ने वो किताब उठा ली। इसी दौरान दूसरी ओर पुलिस वाले जेनिफर को फ्यूचर मार्टी के घर ले आए और उसे सोफे पर बिठाकर वहां से चले गए। अब जेनिफर को होश आ चुका था। घर में मौजूद अपने शादी के फोटोग्राफ्स को देखकर जेनिफर समझ चुकी थी कि वो फ्यूचर में है। वो डर के मारे एक कमरे में छुप गई। उस वक्त घर में मार्टी की फ्यूचर डॉटर और मार्टी के मॉम डैड लॉरेन और जॉर्ज भी मौजूद थे। वहीं जेनिफर ने लॉरेन से ये कहते हुए सुना कि मार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी कोई उसे डरपोक चिकन कहकर बुलाता है तो वो अपने आपे से बाहर चला जाता है। उसकी इसी आदत ने उसका करियर बर्बाद कर दिया। जेनिफर को लॉरेन से यह भी पता चला कि आज से 30 साल पहले मार्टी ये साबित करने के लिए कि वो डरपोक चिकन नहीं है, वो एक लड़के से कार में रेस लगाने को तैयार हो गया था। लेकिन उस चक्कर में उसका एक रोल्स रॉयस कार से एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट ने मार्टी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, क्योंकि एक तो उस एक्सीडेंट में मार्टी का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, जिस वजह से उसने अपना म्यूजिक करियर छोड़ दिया।
ऊपर से उस रोल्स रॉयस वाले ने मार्टी पर केस कर दिया, जिसका खामियाजा उसे लंबे समय तक भुगतना पड़ा। मार्टी का ये भविष्य जानकर जेनिफर को बहुत दुख हुआ। इसी दौरान उधर डॉक्टर और मार्टी भी अपनी टाइम मशीन कार लेकर वहां पहुंच गए और कार एक जगह पार्क करके जेनिफर को लाने चले गए। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ओल्ड बिफ भी उनका पीछा करता हुआ वहां तक आ पहुंचा था। उसके पास वो स्पोर्ट्स बुक भी थी। ओल्ड बिफ चुपके से टाइम मशीन कार लेकर वहां से किसी और समय में चला गया। इसी दौरान दूसरी ओर जेनिफर चुपके चुपके ओल्ड मार्टी के घर से बाहर निकल रही थी। वो दरवाजे तक पहुंची ही थी कि उसी वक्त ओल्ड जेनिफर बाहर से अंदर आई। यंग जेनिफर और ओल्ड जेनिफर एक दूसरे को देखकर ही बेहोश हो गए। इतने में ही डॉक्टर वहां आया और जेनिफर को उठाकर वहां से ले जाने लगा। इसी दौरान उधर ओल्ड बिफ टाइम मशीन कार लेकर वापस लौट आया। न जाने बिफ कौन सी गड़बड़ी करके लौटा था। वो बहुत ज्यादा बीमार लग रहा था। वो जल्दी वहां से निकलने लगा, पर हड़बड़ी में उसकी लाठी का हैंडल टूटकर कार में ही रह गया। इसी के साथ डॉक्टर और मार्टी बेहोश जेनिफर को उठाकर वापस कार में ले आए और आखिरकार वे अपने समय यानी कि सन 1985 में लौट गए। वापस लौटते ही उन्होंने सबसे पहले जेनिफर को उसके घर के बाहर झूले पर सुला दिया। फिर डॉक्टर ने कहा, मार्टी अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, फिर तुम अपनी कार लेकर आना और जेनिफर को जगा देना। उसे बताना कि उसने जो कुछ भी देखा वो बस एक सपना था। ये बताकर डॉक्टर ने मार्टी को उसके घर ड्रॉप कर दिया और अपने घर के लिए निकल गया। फिर मार्टी पीछे के रास्ते से अपने घर में घुसा और खिड़की से अपने कमरे में कूद गया, पर मार्टी के बेड पर तो कोई और ही लड़की सोई हुई थी। उसने मार्टी को देखते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसे सुन उस लड़की का बाप एक बैट लेकर वहां आ धमका और मार्टी को चोर उचक्का समझकर उस पर बेतहाशा हमले करने लगा। मार्टी को भी लगा कि वो गलत घर में घुस आया है। वो जैसे तैसे वहां से बचकर जब बाहर आया तो देखा कि वो तो सही घर में आया था, लेकिन अब उसके घर में कोई और ही रह रहा था। मार्टी ने जब आसपास की जगहों में जाकर देखा तो पाया कि वहां हर तरफ दंगे फसाद हो रहे थे और हर कहीं से लगातार गोलियां चलने की आवाजें आ रही थी। मार्टी को लगा कि शायद वे लोग फिर किसी दूसरे समय में आ गए हैं, पर तभी उसे एक अखबार मिला। लेकिन अजीब बात थी कि उस अखबार में दिए समय के मुताबिक तो वे लोग बिल्कुल सही समय में आए थे। फिर भला उस जगह की ये दुर्गति कैसे हो गई थी? मार्टी ये सोचता हुआ जब शहर की ओर आया तो वहां का माहौल देख उसके होश फाख्ता हो गए। शहर में हर तरफ बिफ ही बिफ छाया हुआ था। यहाँ तक कि वहां बिफ के नाम का एक बड़ा कसीनो होटल भी था। उस कसीनो के बाहर एक टीवी स्क्रीन पर बिफ टेनन की हिस्ट्री दिखाई जा रही थी कि बिफ कैसे अमेरिका का सबसे अमीर और पावरफुल इंसान बना। टीवी पर दिखाया जा रहा था कि बिफ अपने ग्रेट ग्रैंडफादर ब्यूफोर्ड मैड डॉग टेनन की तरह एक महान इंसान है, जो कि अपने जमाने का बेस्ट शूटर था। बिफ के अमीर बनने की शुरुआत घोड़ों के रेस में पैसा लगाने से हुई, जिससे बिफ 21 साल की उम्र में ही रातों रात करोड़पति बन गया। उसके बाद तो बिफ गैम्बलिंग का बादशाह बन गया। वो किसी भी बैट में पैसे नहीं हारा। उसे द लकीएस्ट मैन ऑन अर्थ कहा जाने लगा। बिफ ने पैसों के दम पर एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया और अमेरिका का सबसे अमीर और पावरफुल इंसान बन गया। ये सब सुनकर मार्टी के होश उड़े हुए थे, लेकिन इसके बाद मार्टी ने जो खबर सुनी उससे मार्टी सदमे में आ गया। आगे दिखाया गया कि 1979 में बिफ ने तीसरी शादी की और बिफ की तीसरी पत्नी और कोई नहीं बल्कि मार्टी की मॉम लॉरेन थी। ये सुनकर मार्टी चीख पड़ा। उसी वक्त बिफ के 3 दोस्त वहां आ टपके और मार्टी को बेहोश करके अंदर ले गए। कुछ देर बाद जब मार्टी की आंखें खुली तो उसने खुद को एक कमरे में पाया जहां उसकी मां लॉरेन भी मौजूद थी, पर लॉरेन के रंग ढंग पूरी तरह बदल चुके थे। मार्टी को अपनी मॉम से पता चला कि 12 साल पहले उसके डैड जॉर्ज की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तब बिफ ने जबरदस्ती लॉरेन से शादी कर ली थी। उस वक्त लॉरेन को भी अपनी जिंदगी से समझौता करना पड़ा था, क्योंकि बिफ ही उसके बच्चों का सारा खर्चा उठाता था, इसलिए वो बिफ के साथ रहने पर मजबूर थी। ये सच्चाई पता चलते ही मार्टी फौरन भागकर कब्रिस्तान में गया, जहां उसे उसके पिता जॉर्ज की कब्र मिली। मार्टी उसे देख रोने लगा। उसी वक्त डॉक्टर वहां आया और मार्टी को अपने साथ अपने घर ले गया। मार्टी ने डॉक्टर से पूछा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। इस पर डॉक्टर ने मार्टी को उस स्पोर्ट्स बुक का खाली बैग दिखाया जिसे मार्टी ने फ्यूचर में खरीदा था, और साथ ही बिफ की लाठी का टूटा हैंडल भी दिखाया और बताया कि उसे ये सब उसकी कार में मिला है। उन्हें देख मार्टी भी समझ गया कि इन सब के पीछे ओल्ड बिफ का ही हाथ है। आगे डॉक्टर ने मार्टी को समझाया कि जब वे लोग फ्यूचर में थे तब ओल्ड बिफ ने पास्ट के किसी वक्त में जाकर यंग बिफ को वो स्पोर्ट्स बुक दी और वहीं से एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो गई। और जब वे लोग फ्यूचर से अपने समय में वापस लौटे
तो वे इस दूसरे टाइमलाइन में आ गए जहां बिफ उस स्पोर्ट्स बुक का इस्तेमाल करके इतना अमीर और पावरफुल बन चुका है। ये सुनकर मार्टी ने कहा, डॉक्टर फिर तो हमें एक बार फिर फ्यूचर में जाना होगा और ओल्ड बिफ को पास्ट में जाने से रोकना होगा। लेकिन डॉक्टर ने कहा, नहीं मार्टी, हम इस वक्त इस नए टाइमलाइन में हैं, जिसका मतलब है कि अगर हम फ्यूचर में जाते हैं तो वो फ्यूचर भी इस नए टाइमलाइन के मुताबिक ही होगा, इसलिए हमें पास्ट में जाना होगा, उस वक्त में जब ओल्ड बिफ ने यंग बिफ को वो किताब दी होगी। अगर हमने यंग बिफ से वो किताब हासिल करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो बिफ कभी इतना अमीर और पावरफुल नहीं बन पाएगा, जिससे ये नया टाइमलाइन अपने आप इरेज हो जाएगा और जब हम अपने समय में वापस लौटेंगे तो हम अपने असली टाइमलाइन में होंगे। डॉक्टर ने आगे कहा, अब हमारे पास प्लान तो है, लेकिन परेशानी ये है कि हमें पता नहीं है कि ओल्ड बिफ ने पास्ट में किस समय और किस जगह पर यंग बिफ को वो किताब दी होगी, क्योंकि हमें यंग बिफ को वो किताब मिलते ही उससे चुराना होगा ताकि पास्ट के इवेंट में कोई भी बदलाव ना हो। इस पर मार्टी ने ठान लिया कि वो बिफ से इस बारे में पता लगाकर ही रहेगा। मार्टी उसी वक्त बिफ के पास पहुंचा और उसके आगे उस स्पोर्ट्स बुक का जिक्र किया। उसे सुन बिफ मार्टी को अपने ऑफिस में ले आया। मार्टी ने बिफ से कहा, मुझे पता है तुम उस स्पोर्ट्स बुक की वजह से ही अमीर बने हो। अगर तुम चाहते हो ये बात किसी को पता ना चले तो मुझे बताओ कि वो बुक तुम्हें कब और कहां मिली। इस पर बिफ ने अपनी तिजोरी से वो बुक निकाली और कहा, नवंबर 12, 1955, इसी दिन मुझे वो बुक मिली थी। ये सुनकर मार्टी चौंक गया, क्योंकि ये वो समय था जिसमें पहले मार्टी फंस गया था और पास्ट के डॉक्टर एमेट ब्राउन ने उसे क्लॉक टावर पर गिरने वाली बिजली की मदद से दोबारा उसके समय में भेजा था। बिफ ने आगे बताया, वो शनिवार की सुबह थी जब मैं गैराज से अपनी गाड़ी लेने गया था। तब एक बुढ़ा मेरे पास आया। उसने कहा कि वो मेरे दूर का रिश्तेदार है। फिर उसने मुझे वो बुक दी और कहा कि उसमें आने वाले सभी स्पोर्ट्स मैचेस के रिजल्ट्स हैं, जिसकी मदद से मैं अमीर बन सकता हूँ। उसके बाद वो बुढ़ा मुझे फिर कभी नहीं मिला, पर उसके इस किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। लेकिन जाने से पहले उसने मुझसे एक और बात कही थी। उसने कहा था कि एक दिन एक पागल साइंटिस्ट और एक लड़का मुझसे उस बुक के बारे में पूछेंगे और अगर ऐसा होगा तो तुम उन्हें खत्म कर देना। ये कहकर बिफ ने अपनी बंदूक मार्टी पर तान दी और कहा, मुझे पता था उस बुढ़े की ये बात भी जरूर सच होगी, पर यह नहीं पता था कि वो लड़का तू होगा। ये कहकर बिफ मार्टी पर गोलियां दागने लगा, लेकिन मार्टी बिफ की गोलियों से बचता हुआ बिल्डिंग के टेरेस पर आ गया, पर बिफ भी उसके पीछे वहां पहुंच गया और उसे घेर लिया। तभी बिफ ने एक खुलासा किया। उसने कहा, इसी बंदूक से मैंने तेरे बाप जॉर्ज को मारा था लॉरेन को हासिल करने के लिए, और अब तू भी इसी बंदूक से मरेगा। पर तभी मार्टी छत से सीधा नीचे कूद पड़ा। ये देख बिफ जब टेरेस के छोर पर गया तो देखा कि मार्टी डॉक्टर के टाइम मशीन कार के ऊपर खड़ा था। अब मार्टी को बिफ ने जो किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो पास्ट में जाकर सब बदलने वाला था। इसी के साथ डॉक्टर और मार्टी एक बार फिर समय में पीछे 21 नवंबर सन 1955 में आ गए। डॉक्टर ने मार्टी को एक बिनोक्यूलर और वॉकी टॉकी देकर बिफ से किताब हासिल करने भेज दिया, लेकिन साथ ही डॉक्टर ने मार्टी को सतर्क किया कि जब ओल्ड बिफ यंग बिफ को बुक देकर वापस फ्यूचर में चला जाए तभी उसे यंग बिफ से बुक लेनी है। ओल्ड बिफ को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। इसके बाद मार्टी पूरी तैयारी के साथ उस गैराज के पास जा पहुंचा जहां बिफ गैराज से अपनी कार लेने आ चुका था। बिफ मैकेनिक से मोल भाव करने में लगा था। इतने में ही मार्टी चुपके से कार की बैक सीट पर आ गया और एक कोट से खुद को छुपा लिया। इतने में ही ओल्ड बिफ की वहां एंट्री हुई, जो फ्यूचर से अभी अभी वहां आया था। वो बिफ की कार में आकर बैठ गया। ये देख बिफ वहां आया। वो ओल्ड बिफ को कोई अजनबी समझ रहा था। उसी पल ओल्ड बिफ ने यंग बिफ से कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो गाड़ी में बैठो। ये सुनकर बिफ गाड़ी में बैठ गया। ओल्ड बिफ उसे लेकर गैराज में चला आया और वहीं उसने बिफ को वो स्पोर्ट्स बुक देते हुए बताया कि वो बुक भविष्य बताती है। उसमें आगे होने वाले सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स के रिजल्ट्स हैं। लेकिन बिफ को ओल्ड बिफ की बातों पर यकीन नहीं हुआ। इस पर ओल्ड बिफ ने सबूत के तौर पर बिफ को कार की रेडियो पर चल रहे एक मैच का रिजल्ट बताया और वो रिजल्ट सही साबित हुआ। फिर ओल्ड बिफ यंग बिफ को गैराज के बाहर लेकर आया और उसे बताया कि उस बुक का इस्तेमाल करके वो कैसे अमीर बन सकता है। साथ ही उसने बिफ को हमेशा वो बुक अपने साथ रखने की सलाह दी और फिर ओल्ड बिफ वहां से चला गया। अब मार्टी के पास यंग बिफ से वो किताब हासिल करने का वक्त आ चुका था, लेकिन बदकिस्मती से बिफ गैराज में ताला मारकर चला गया, जिससे मार्टी गैराज में ही फंस गया। मार्टी दिन भर गैराज से निकलने का रास्ता ढूंढता रहा। फिर आखिरकार शाम के वक्त बिफ ने गैराज खोली और कार लेकर आज रात स्कूल में होने वाली डांस पार्टी के लिए निकलने लगा। मार्टी बिफ की कार में ही छुपा हुआ था। उसने वहीं से वॉकी टॉकी पर डॉक्टर को बताया कि बिफ डांस पार्टी में जा रहा है
ये सुनकर डॉक्टर की चिंता बढ़ गई। उसने मार्टी से कहा, मार्टी तुम्हें याद है ये वही डांस पार्टी है जहां तुम अपने मॉम डैड को मिलाते हो, यानी कि इस वक्त वहां तुम्हारा एक और रूप मौजूद होगा। तुम किसी भी हाल में उसके सामने मत आना वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इस पर मार्टी ने हामी भरी। इसी के साथ मार्टी बिफ की कार में छुपकर स्कूल पहुंच गया। बिफ वो स्पोर्ट्स बुक भी अपने साथ ले आया था और उसे हर जगह अपने साथ ले जा रहा था। फिर बिफ पार्टी में मौजूद अपने दोस्तों के पास आ गया और अपने दोस्तों से मार्टी को ढूंढने को कहा, क्योंकि उस वक्त में मौजूद मार्टी ने ही उसकी कार की गार्बेज ट्रक से टक्कर करवाई थी। उसके बाद बिफ बाहर खड़ा होकर एक अश्लील किताब पढ़ने लगा। उस वक्त वो स्पोर्ट्स बुक उसके पिछली जेब में ही थी। दूसरी ओर उस वक्त में पहले से मौजूद वो दूसरा मार्टी भी लॉरेन को लेकर स्कूल पहुंच चुका था। इधर मार्टी चुपके से बिफ की जेब से वो किताब निकालने की कोशिश कर रहा था, पर तभी बिफ का टीचर वहां आ गया। उसे देख बिफ ने वो अश्लील किताब अपने पीछे छुपा ली, पर उस टीचर ने वो किताब बिफ से छीन ली। हालांकि टीचर के हाथ वो स्पोर्ट्स वाली किताब ही लग गई थी। टीचर वो किताब लेकर अपने ऑफिस में आ गया और उसे एक कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। फिर आखिरकार मार्टी ने वहां आकर वो किताब हासिल कर ही ली, लेकिन मार्टी ने जब उसे खोलकर देखा तो वो स्पोर्ट्स बुक के कवर में अश्लील किताब थी। दरअसल बिफ ने टीचर को देखते ही किताब के कवर बदल दिए थे, यानी कि वो स्पोर्ट्स बुक अब भी बिफ के पास ही थी। तभी मार्टी ने खिड़की से बाहर देखा। ये वो समय था जब बिफ लॉरेन के साथ जबरदस्ती कर रहा था और तभी जॉर्ज ने वहां आकर बिफ को चारों खाने चित कर दिया था और लॉरेन जॉर्ज से इंप्रेस होकर उसके साथ डांस करने चली गई थी। मार्टी के लिए ये सही मौका था। वो तुरंत बिफ के पास गया और उससे वो किताब हासिल कर ली, लेकिन तभी बिफ को होश आने लगा, पर मार्टी ने उसे एक और घूंसा मारकर फिर बेहोश कर दिया। इसके बाद मार्टी ने वॉकी टॉकी पर डॉक्टर से संपर्क किया और बताया कि उसे बुक मिल गई है। इस पर डॉक्टर ने उसे स्कूल के टेरेस पर जाने को कहा और कहा कि वो कुछ ही देर में वहां पहुंच रहा है। लेकिन मार्टी टेरेस पर जा पाता उससे पहले ही बिफ के दोस्त वहां आ टपके और वो उसे दूसरा मार्टी समझकर उसके पीछे लग गए। इसी दौरान उधर दूसरी ओर डॉक्टर ने कार में स्कूल की ओर उड़ान भरी, पर तभी उसकी कार बिलबोर्ड से टकरा गई और गलती से डॉक्टर का हाथ एक डायल पर लग गया, जिससे वो डायल घूम गई और टाइम मशीन में डेस्टिनेशन टाइम 1 जनवरी सन 1885 पर सेट हो गया। इस बात से बेखबर डॉक्टर स्कूल की ओर रवाना हो गया। दूसरी ओर मार्टी जैसे तैसे बिफ के दोस्तों को ठिकाने लगाकर आखिरकार स्कूल के पिछले दरवाजे तक पहुंचा। वहीं उसने देखा कि वो दूसरा मार्टी लॉरेन और जॉर्ज को अलविदा कह रहा था, क्योंकि उसे बिजली गिरने से पहले क्लॉक टावर तक पहुंचना था। मार्टी उसे देख ही रहा था कि तभी इतने में ही बिफ मार्टी के सामने आ गया। बिफ ने मार्टी को 1-on-1 फाइट का चैलेंज दिया, पर मार्टी उसे मना करके अपने रास्ते जाने लगा। लेकिन तभी बिफ ने उसे चिकन कहकर उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया, जिसके बाद मार्टी गुस्से में बिफ को पीटने आया, पर तभी वो दूसरा मार्टी दरवाजे को धक्का मारकर तेजी से बाहर निकला, जिससे मार्टी दरवाजे से टकराकर गिर पड़ा। खुशकिस्मती से बिफ उस दूसरे मार्टी को देख नहीं पाया। बिफ ने पहले तो मार्टी को पीटकर अपना गुस्सा उतारा, फिर वो उससे अपनी स्पोर्ट्स बुक लेकर वहां से चला गया। मार्टी किसी तरह उठकर टेरेस पर आया। उस वक्त तक डॉक्टर भी वहां पहुंच चुका था। मार्टी ने डॉक्टर को बताया कि बिफ फिर से वो किताब लेकर चला गया है। ये सुनकर डॉक्टर मार्टी को लेकर अपनी फ्लाइंग कार से बिफ के पीछे चल दिया। बिफ की कार देखते ही मार्टी ने अपनी हावर बोर्ड निकाली, जो वो फ्यूचर से ले आया था, और उस हावर बोर्ड के सहारे बिफ की कार से लटक गया। बिफ ने वो किताब बगल की सीट पर ही रखी थी। मार्टी चुपके से कार का दरवाजा खोलकर बुक लेने की कोशिश करने लगा, पर तभी बिफ ने उसे देख लिया और गाड़ी एक टनल में ले जाकर मार्टी को गाड़ी से कुचलने की कोशिश करने लगा। पर मार्टी ने बिफ को चकमा देकर आखिरकार उससे वो किताब हासिल कर ही ली। हालांकि फिर मार्टी की जान पर बन आई, क्योंकि वो टनल में था और बिफ कार लेकर उसे कुचलने तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। मार्टी हावर बोर्ड में पूरी तेजी के साथ वहां से भागने लगा। बिफ बस मार्टी को कुचलने ही वाला था कि तभी टनल के दूसरे छोर पर डॉक्टर ने अपने फ्लाइंग कार से नीचे रस्सी लटका दी। मार्टी फौरन उस रस्सी से लटक कर ऊपर उठ गया और बिफ की कार एक बार फिर एक कचरे वाली गाड़ी से जा टकराई, जिससे उसकी गाड़ी कचरे से भर गई। इस तरह मार्टी और डॉक्टर अपने मकसद में कामयाब हो गए और वहां से दूर चले आए। डॉक्टर ने मार्टी को रस्सी से नीचे उतार दिया और फिर कार को लैंड करने लगा। हालांकि उस वक्त तक मौसम खराब हो चुका था, इसलिए डॉक्टर को फ्लाइंग कार स्टेबल करने में दिक्कत हो रही थी। तब तक मार्टी ने डॉक्टर के कहने पर उस स्पोर्ट्स बुक को जला दिया, यानी कि अब जब वो स्पोर्ट्स बुक नहीं रहा था तो 1985 का वो दूसरा टाइमलाइन इरेज हो चुका था। मार्टी ने फौरन वो न्यूज़पेपर निकाला जिसमें उसके डैड जॉर्ज के मर्डर की खबर छपी थी। खुशकिस्मती से अब वो खबर बदल गई थी।
अब उसमें लिखा था कि जॉर्ज को सम्मानित किया गया है। उसे देख मार्टी की खुशी छलकी ही थी कि तभी अचानक वहां एक जोर की बिजली गिरी और वो बिजली सीधा डॉक्टर के कान में ही गिरी, जिससे एक धमाके के साथ डॉक्टर और उसकी कार का वहां से नामो निशान मिट गया। ये देख मार्टी बहुत ज्यादा मायूस हो गया क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि अब डॉक्टर नहीं रहे। लेकिन उसी पल एक कार मार्टी के पास आकर रुकी। उस कार से एक आदमी उतरा और पूछा, क्या तुम्हारा नाम ही मार्टी मैकफ्लाई है? इस पर जब मार्टी ने हाँ में जवाब दिया तो उस आदमी ने मार्टी को एक लेटर सौंपते हुए कहा, मैं एक कुरियर कंपनी से आया हूँ। आज से 70 साल पहले किसी ने तुम्हारे लिए ये लेटर छोड़ा था। इस लेटर में ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था कि इस लेटर को इसी टाइम पे इसी जगह डिलीवर करना है। इसलिए ये लेटर 70 साल से हमारे ऑफिस के लॉकर में रखी हुई थी और ये आज डिलीवर हुई। ये सुन मार्टी ने जब लेटर खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए क्योंकि वो लेटर डॉक्टर एमेट ब्राउन का था। दरअसल हुआ यूं था कि डॉक्टर की कार में पहले गलती से डेस्टिनेशन टाइम 1885 सेट हो गया था और जब उनकी कार में बिजली गिरी तो फ्लक्स कैपेसिटर को पावर मिली और डॉक्टर सीधा 1885 में जा पहुंचे। बिजली गिरने से डॉक्टर की कार में खराबी आ गई और क्योंकि उस जमाने में कार को रिपेयर करने का सामान मौजूद नहीं था, इसलिए डॉक्टर 1885 में ही फंसकर रह गए थे। डॉक्टर ने लेटर में लिखा था, डियर मार्टी, उम्मीद है मेरी कार में बिजली गिरने के ठीक बाद तुम्हें यह लेटर मिला होगा। मैं यहाँ 1885 में बिल्कुल ठीक हूँ और 8 महीनों से यहाँ रह रहा हूँ। आज 1 सितंबर 1885 के दिन मैं तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँ। डॉक्टर के जिंदा होने की खबर पाकर मार्टी की खुशी का ठिकाना न रहा। वो सीधा उस समय के डॉक्टर एमेट ब्राउन को ढूंढने भागा क्योंकि अब सिर्फ वही उसकी मदद कर सकते थे। डॉक्टर ने अभी अभी क्लॉक टावर पर गिरने वाली बिजली की मदद से उस दूसरे मार्टी को उसके समय में भेज दिया था और खुशी से नाच रहे थे। इतने में ही मार्टी भागता हुआ डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर एक बार फिर मार्टी को देख चौंक उठे और कहा, अभी अभी तो मैंने तुम्हें फ्यूचर में भेजा था, तुम वापस कैसे आ गए? इस पर मार्टी ने कहा, बेशक डॉक्टर आपने मुझे वापस भेजा था, लेकिन मैं फिर लौट आया हूँ। मुझे एक बार फिर आपके मदद की जरूरत है क्योंकि इस बार मामला आपके भविष्य का है। बस इतना सुनते ही डॉक्टर बेहोश होकर गिर पड़े और इसी के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।